सो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की 5 जो चैप्टर वो कंप्लीटेड हो चुके हैं। सो देन हमारा जो 6th चैप्टर ना स्टार्ट करें तो बेसिकली उसके 3 पार्ट अपलोडेड है। तो आज हमारा जो बेसिकली 4th पार्ट है, और जैसे कि मैंने आपको 3rd पार्ट में बताया था कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, देन हमने अपना था कि उसके द्वारा क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे। बेसिकली 4 सेक्टर को मैंने आपको समझाया था। तो उस 4 सेक्टर में से हमने एक सेक्टर को कंप्लीट कर लिया था। बेसिकली क्या था, औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधार। तो आज की इस वीडियो में हम जो बेसिकली पढ़ेंगे वो हमारा क्या है, वो फाइनेंशियल सेक्टर सुधार, तो दूसरा आपका फिजिकल सेक्टर सुधार, मतलब कि वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधार क्या होते हैं, और दूसरा क्या है हमारा राजकोषीय नीति सुधार। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारा जो 1991 से पहले अगर देखें जो हमारी पॉलिसीज बनाई गई थी वो कहने की पूरी तरह से सफल नहीं, मतलब कहने की फेल हो गई थी। सो हमने 40 सालों के बाद भी जाकर अपनी पॉलिसी को चेंज किया दोबारा, और पॉलिसी को चेंज करने के परिणाम स्वरूप हमारे को बहुत सारे रिफॉर्म्स की काफी जरूरत थी कि जो रिफॉर्म्स करने जरूरी थे। और जैसे कि रिफॉर्म्स आपको पता है कि पहला हमने इंडस्ट्री सेक्टर में किया था, देन हमारा क्या था दूसरा फाइनेंशियल सेक्टर में। क्यों? क्योंकि काफी कंपल्सरी था, काफी नेसेसरी था सुधार लाना। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी उसकी बिल्कुल ग्रोथ बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मतलब हमें कहने के रिफॉर्म्स की जरूरत थी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल जो सेक्टर था उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए थे, क्या क्या बात बताई गई थी। तो बेसिकली जो देखा गया पहला कह रहा है कि बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, तो अगर हम 1991 से पहले की बात करते हैं तो 1991 से पहले अगर भारत के अंदर देखा जाएगा कि जो बैंकिंग ढांचा था, जो बैंकिंग स्ट्रक्चर था वो काफी मतलब अनडेवलप्ड था। मतलब कि ऐसा था कि मतलब देश के अंदर गिने चुने बैंक होते थे। ठीक, और गिने चुने बैंक होने के बाद उनकी जो प्रोसेस होती थी, उनकी बैंकिंग प्रोसेस होती थी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती थी। तो कॉम्प्लिकेटेड होने के कारण क्या था कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर था पूरी तरह से डेवलप नहीं कर पाता, मतलब पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो इसलिए क्या कर दिया गया कि 1991 के थ्रू, मतलब 1991 जब पॉलिसी को अडॉप्ट कर गए तो सबसे पहले जो स्टेप रखा गया बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव करना। तो इंप्रूव करने के लिए क्या कर दिया कि जो पहले लिमिटेड बैंक थे तो उनकी संख्या को क्या इंक्रीज किया गया, मतलब कि जो व्यापारिक बैंक थे उनकी संख्या को क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। प्लस व्यापारिक बैंकों के साथ साथ जो गैर बैंकिंग व्यवस्था थी, गैर बैंकिंग मतलब कि नॉन बैंकिंग सिस्टम, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा सहकारी साख समितियां, ठीक है, फिर और भी इससे रिलेटेड जो भी थी, ठीक है, तो उसके द्वारा क्या कर दिया गया कि उसमें कहीं के रिफॉर्म्स किया गया। मतलब इससे क्या हो गया, हमारे जो बैंकिंग सिस्टम था उसमें कहीं की एक नई इंप्रूवमेंट आई। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आरबीआई की भूमिका में सुधार। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आरबीआई की भूमिका में सुधार। अगर हम 1991 से पहले की बात करें तो 1991 से पहले की जो आरबीआई की भूमिका कुछ मतलब जटिल थी, उसकी जो प्रोसेस होती थी गाइडलाइन वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती थी। क्यों? क्योंकि आरबीआई जब पहले 1991 से पहले बेसिकली जो कमर्शियल बैंक वगैरह जो गिने चुने होते थे उनको सिर्फ रेगुलेट करता था, प्लस उनको कंट्रोल करता, मतलब कि कहीं नहीं कि उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित करता था। ठीक है, जिससे क्या होता था देखो कमर्शियल बैंक पूरी तरह से ओपनली काम नहीं कर पाते थे। तो हुआ क्या इससे, ठीक है, तो इससे 1991 के बाद जब हमने पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो उसमें मतलब जो आरबीआई की जो भूमिका थी उसको चेंज किया, मतलब उसमें अब कंट्रोलर की जगह क्या एक फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहा है। मतलब कि अब आरबीआई क्या करेगा, हर एक कमर्शियल बैंक को गाइड करेगा बढ़िया से, ठीक है, कि कैसे ग्रोथ करनी, कैसे इकोनॉमी में अपना जो कंट्रीब्यूशन देना है, प्लस कैसे इकोनॉमी की ग्रोथ को चेंज करना है। तो सिंपल से क्या होगा कि आरबीआई की भूमिका में जब आरबीआई फैसिलिटेटर के तौर पर आई तो जितने भी जब बैंक जो डेवलप होते नहीं तो कहने के आरबीआई के द्वारा उन बैंकों को क्या कर देगी, फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, जिससे क्या होगी कहने के बैंकों की ग्रोथ हुई, और बैंकों की ग्रोथ होने के परिणाम स्वरूप जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर था उसमें काफी इंप्रूवमेंट आया। ठीक, और जो हमारा 3rd पॉइंट है स्टॉक विनिमय बाजार। स्टॉक विनिमय बाजार का मतलब क्या होता है, सिंपल सा स्टॉक विनिमय बाजार अगर हम 1991 से पहले देखें, ठीक है, तो हुआ क्या था कि जो कमर्शियल बैंक हमारे यहाँ पर थे तो उनको क्या होता था कि अगर वो इन्वेस्टमेंट करते थे स्टॉक में, स्टॉक विनिमय बाजार में, तो सिंपल सा उनको कोई ओनरशिप वगैरह नहीं मिलती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी जो पूरी बैंकिंग सिस्टम होती थी वो बेसिकली किसके द्वारा मतलब कंट्रोल की जाती थी, वो आरबीआई के द्वारा। लेकिन हुआ क्या 1991 के पश्चात, ठीक है, तो हुआ क्या कि जो अब क्या हुआ कि अगर कोई मतलब कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक है, अगर वो पैसे को इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्ट करने के परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उसको 51% क्या होगा कि उसमें ओनरशिप क्या होगी मिलेगी जिस सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंकों को मोटिवेशन मिला, और मोटिवेशन मिलने के परिणाम स्वरूप कि नए क्या हो नए एंगल से क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट किए गए, जिससे कहने के हमारी बैंकिंग प्रणाली क्या थी काफी इंप्रूवमेंट हुई। तो बेसिकली हम ये 3 पॉइंट हमने देखा है कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए।
देन हम देखेंगे कि फिजिकल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स किए गए थे, मतलब फिजिकल टॉपिक्स का मतलब फिजिकल जो राज क्वेश्चन हो रहा था उससे। तो फिजिकल का मतलब फिजिकल रिफॉर्म्स कह सकते हैं फिजिकल पॉलिसी का। बेसिकली फिजिकल पॉलिसी का मतलब कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट की जाती है, सिंपल से, ठीक। तो अगर हम 1991 से पहले की देखें तो भारत के अंदर क्या था कि बेसिकली जो टैक्स का सिस्टम होता था वो मतलब अनडिसाइडेड था। अनडिसाइडेड मतलब क्या है कि जो इंडिया के लोग होते थे उन्हें ये नहीं पता होता था, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी टैक्स को कैसे पे करना है, टैक्स की प्रोसेस क्या होनी चाहिए और टैक्स को कितना पे किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी कोई प्रॉपर एक गाइडलाइन नहीं थी जिसके द्वारा टैक्स सिस्टम को मतलब कंटिन्यू चला के रखा जाए। तो कहीं न कहीं ये ऐसा मतलब हमारे जो नीति निर्माता वगैरह थे उन्हें हमें ऐसा महसूस किया कि हमें एक ऐसे टैक्स की एक सुटेबल टैक्स पॉलिसी लाना चाहिए जिसके द्वारा क्या हो कि इकोनॉमी को अच्छे से रन किया जा सके। तो बेसिकली वो पॉलिसी क्या थी, वो फिजिकल पॉलिसी थी। तो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू दो मतलब किए गए, क्योंकि लोगों को ऐसा मतलब लोगों के सामने ऐसे टैक्स प्रोसेस रखना ताकि उनको इजीली वो टैक्स पे करने में और टैक्स उनको बिल्कुल क्लियर है कि टैक्स कौन सा पे करें, किस तरह से पे करना है। तो पहला जो टैक्स था वो डायरेक्ट टैक्स था। तो अगर आप लोग इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो बेसिकली आपको टैक्स को पता होगा और इससे पहले भी आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स को पढ़ा होगा। सो आई होप कि आपको जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है और डायरेक्ट टैक्स के बारे में डिटेल पता होगी। इफ अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। तो पहला हमारा डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट मतलब समझना कि अगर आपके ऊपर टैक्स लगा तो पे भी आप करोगे, सिंपल से। मतलब कि अगर कोई बंदे की इनकम, ठीक है, अगर कोई बंदा इनकम मतलब 10-12 लाख रुपए कमाता है, ठीक है, अगर सरकार द्वारा उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो आप ही सोचिए उसको टैक्स को पे कौन करेगा, वही बंदा पे करेगा कि अदर बंदा? तो सिंपल से वो बंदा पे करेगा, ठीक है। ऐसा कोई दूसरा क्या है कि अगर कोई बंदे की प्रॉपर्टी है 10-12 करोड़ की, ठीक है, वो क्या है कि सरकार उसके प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाती है, तो टैक्स पे करेगा कौन? वो प्रॉपर्टी जिसकी होगी। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स को मतलब प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं कि वह कर होता है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है और पे भी कौन करता है? जिस व्यक्ति पे लगाया जाएगा और पे भी क्या करेगा? वही व्यक्ति करेगा। मतलब इसको हम किसी दूसरे बंदे पे टाल नहीं सकते, फिर दूसरे बंदे पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? आपका इनकम टैक्स कह सकते हैं, आयकर, और दूसरा क्या है? वेल्थ टैक्स मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। और देन हमारा जो दूसरा क्या रिफॉर्म्स किया था? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट, उसका अपोजिट, मतलब टैक्स लगेगा आपके ऊपर, पे और कोई करेगा, सिंपल से। जैसे कि आप लोग जब कोई वस्तु खरीदने जाते हो, ठीक है, तो जो टैक्स होता है, टैक्स टाइम की जो बेचने वाला सेलर्स होता है उसके ऊपर लगना चाहिए, लेकिन पे कौन करता है? कस्टमर, सिंपल सी बात है। या फिर हम कोई सर्विस लेने आते हैं, जो बंदा सर्विस देता है तो उसके ऊपर टैक्स करना चाहिए, लेकिन पे कौन करता है? जो सर्विस टेकर होता है। तो सिंपल मतलब क्या होता है कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष, जो अप्रत्यक्ष कर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बिक्री कर और आपको सेवा कर। तो बेसिकली हुआ क्या कि ये जो फिजिकल रिफॉर्म्स थे उसमें बेसिकली दो सुधार किए टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और इसके जो लास्ट पार्ट है, जो हमारा लास्ट पार्ट है, मतलब कि जो हमारे लिबरलाइजेशन का जो टॉपिक था वो 3 रिफॉर्म्स से 3 हमने पढ़ लिए और जो 4th है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।